अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सबके लिए। आजकल हम हर किसी को ये कंप्लेन होती है कि भाई बच्चे बात नहीं सुन रहे या बड़े भी कान किसी की बात सुनते हैं, लेकिन वो बात क्यों नहीं सुन रहे होते, इसलिए नहीं सुन रहे होते। और ये रिपोर्ट्स भी हैं कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स आजकल इसलिए हो रहे हैं कि लोगों ने कानों के अंदर या तो ईयरपॉड लगाए होते हैं या वो फ़ोन वाला ब्लूटूथ लगाया होता है। वैसी अटेंशन तो होती नहीं है, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा अपनी समात को डैमेज भी कर रहे होते हैं। ऊपर से ये मौसम ऐसा है, बहुत ज़्यादा बाहर ह्यूमिडिटी है और तरह तरह के फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं। फिर हमारे यहाँ जो थप्पड़ मारने का रिवाज है कि ठाट करके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा और उसकी वजह से भी अगर हियरिंग लॉस हो गया और उसके अंदर तरह तरह के ऑयल्स वगैरह डालने लगे, उसके बाद भी आपकी समाअत भी चली जाती है। और सिर्फ कान और समाअत नहीं होता, ये जितनी भी कनेक्शन है, आपकी नोज हो गई, आपका थ्रोट हो गया, आपका बैलेंस हो गया, वो सब जो है कनेक्टेड होते हैं। इसलिए आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में, सर्जन है, कान नाक और गले के माहिर है, डॉक्टर जुनैद शहजाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद, आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये आप बताएं कि आजकल जो लोगों ने फ़ोन का ब्लूटूथ लगाया होता है, बच्चों ने हेडफोन लगाए होते हैं 24 घंटे, और उसकी वजह से जो हियरिंग लॉस आपके पास पहले आ रहा है, इसकी बात करेंगे और बाद में थप्पड़ पर आएंगे। इसमें ये कि एक तो लाउड नॉइस ट्रॉमा होता है बहुत ज़्यादा कॉमनली, कि हेडफोन्स हों या ब्लूटूथ डिवाइसेस हों या एयरपोड्स हों, अगर उसमें लाउड नॉइसेस बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बहुत देर तक एक बच्चा अगर गेम्स खेल रहा है और वो बहुत देर तक वो लाउड नॉइसेस सुन रहा है, तो उससे उसकी नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं और हियरिंग लॉस हो सकता है। इसके साथ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बाज़ औक़ात कान में टिनाइटस होना शुरू हो जाता है, कान में रिंगिंग शोर होना शुरू हो जाता है, और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा अगर सवियर इंजरी हो जाए तो परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। दूसरा, एयरपोड्स अगर बहुत देर तक लगाते हैं तो उससे वैसे भी नॉर्मल जो कान की फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है। कान के अंदर जो एक वैक्स बन रही होती है जो खुद से बाहर आती है, वो भी वहाँ पर स्टक होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि कान में थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो या तो हम कान के अंदर पिन या पेन या काड़ियाँ कुछ भी मारना शुरू हो जाते हैं और फिर हम तेल या ड्रॉप्स डालना शुरू हो जाते हैं, चाहे उसमें एयर ट्रॉमा हुआ हो, चोट लगी हो, चाहे हमें दर्द हो रही हो, इन्फेक्शन हो रही हो, या फिर जैसे ये हियरिंग लॉस हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा लोगों को गाइड कीजिए कि क्या करना चाहिए उन्हें। इसमें एक तो जब भी ऐसी कोई इंजरी हो या दर्द हो रहा हो कान में, तो किसी किस्म का ऑयल फ़ौरन नहीं डालना चाहिए। बाज़ लोग सरसों का तेल या आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फ़ौरन ऐसा कोई ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे वो जो आपका नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाए, और वहाँ पर अगर कोई ब्लड क्लॉट बना हुआ है, खून जमा हुआ है वहाँ पे, उस खून की वजह से उसने ठीक होना है, उस खून को आप डिस्टर्ब कर देते हैं। दूसरे ये है कि वैसे भी ये जो ख़ास तौर पे जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, वो नॉन स्टेराइल होता है, तो उसकी वजह से ख़ुद भी जर्म्स जो हैं वो एंटर हो सकते हैं। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा इरिटेशन या एचिंग हो रही है, उसमें अगर डालना भी है तो ऑलिव ऑयल जो होता है वो स्टेराइल ऑयल होता है, वो रिकमेंडेड है। लेकिन वो भी सिर्फ इचिंग की सूरत में डाला जा सकता है, हर दर्द वगैरह की सूरत में ऑलिव ऑयल भी नहीं डालना चाहिए। अच्छा, आपने जो कहा कि थप्पड़ मारने से, जोर का थप्पड़ पड़ने से आपका कान का पर्दा फट सकता है, और कान का पर्दा फटने के बाद फिर उसके अंदर लोग चीज़ें डाल देते हैं क्योंकि उस वक्त उनको सुनाई नहीं दे रहा होता, तो इसका क्या है? मतलब एक तो जो मुंह पे थप्पड़ मारना मेरा ख्याल है हमारे मजहब में भी अलाउड नहीं है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि लोग तो इसको कैजुअली मार देते हैं। एक तो वैसे भी जैसे आपने जिक्र किया कि हमारे मज़हब में भी अलाउ नहीं है, और एथिकली भी अच्छी बात नहीं कि मुंह पर जो है थप्पड़ मारा जाए। उसकी वजह से स्लैप इंजरी होती है, और स्लैप इंजरी हमारी ज़ुबान में उसको बैरो ट्रॉमा कहते हैं, कि एक प्रेशर बनता है और जिसकी वजह से कान का पर्दा डैमेज हो सकता है। तो कान का पर्दा अगर डैमेज हो भी गया है किसी वजह से, स्लैप इंजरी से हो सकता है, बाज़ औक़ात किसी बच्चे ने आपके कान में कुछ मार दिया, उससे हो गया, तो उस सूरत में फ़ौरन कुछ भी नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़ौरन आप उसमें छेड़छाड़ ना करें। उससे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को थोड़ा सा होने दें या उसके ऊपर कोई रुई रख लें, लेकिन उस क्लॉट को डिस्टर्ब ना करें, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि उसी से उसने हील होना है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि उसमें तेल डाल लेते हैं या किसी भी किस्म के ड्रॉप्स जो ओवर द काउंटर ड्रॉप्स अभी अवेलेबल हैं वो डाल लेते हैं, उसकी वजह से वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। और ये एक नेचुरली निज़ाम है कि वो जो मेम्ब्रेन जिसमें छोटा सा कोई सुराख हो भी गया, वो महीने 1.5 महीने में खुद से हील हो जाएगा, तो उसको अगर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे वो खुद से हील हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर आपने उस पर ड्रॉप्स डाल दिए तो वो हीलिंग प्रोसेस उल्टा हो सकता है, डिले हो जाए।
अच्छा, ये बात ज़रा ज़रूर लोगों को बताइए, क्योंकि स्टीरॉयड ड्रॉप्स जो हैं वो ओवर द काउंटर फार्मेसी पे जाते हैं, तो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है ये बड़े अच्छे ड्रॉप्स हैं जी, ये ले लें। फिर लोग मुस्तकिल तौर पे वो स्टीरॉयड ड्रॉप्स डालते हैं और उसकी वजह से डिलेड हीलिंग हो जाती है। और सिर्फ कान का पर्दा फटने की सूरत में नहीं, बल्कि ये जो ओटाइटिस मीडिया एक्सटर्ना और इंटरना, ये सारा हम कहते हैं, जो इन्फेक्शन होता रहता है, कोई पीप निकलती रहती है, जो बच्चे स्विमिंग करते हैं या ये ईयर प्लग जैसे हमें यूज़ करने पड़ते हैं, इसके ऊपर बात बताइए। जो इन्फेक्शंस होते हैं ईयर के, इसमें क्या है? ईयर के इन्फेक्शन में देखें, ओवर द काउंटर जो स्टीरॉयड ड्रॉप्स हैं वगैरह वो फ़ौरन नहीं डालने चाहिए। इसमें भी हम पहले यही कहते हैं कि अगर हमने कोई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और उसमें कोई स्वेलिंग हो रही है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम स्टीरॉयड ड्रॉप्स देते हैं ताकि स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन में आप ड्रॉप्स डालना शुरू कर देंगे तो उससे भी डिस्टर्बेंस होती है। पहले एक कॉलर ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम मैम, मैं समीउल्लाह बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी पूछिए अपना सवाल। मैम मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना था। मेरे जो 2 बेटियां और 1 बेटा है, तो उनमें से जो एक बेटी और बेटा जो है ना वो टॉन्सिल की पेशेंट है ना। अच्छा, तो उनका छोटी सी भी कोई ठंडी चीज खा लें या कोई खट्टा खा लें तो गला खराब हो जाता है और वो फिर टॉन्सिल फूल जाते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब ये पूछना था, हमें जो डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया हुआ कि जी आप इनका ऑपरेशन करा लें, मेरे बेटे का खासकर जो तकरीबन 12 साल का है, और बेटी, तो मैंने इनसे ये पूछना है कि क्या हम टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना जरूरी है या उसके बगैर भी उसका कोई हल है जो हम मेडिसिन से उसको कंट्रोल करके या वो खत्म हो। बेटी की उम्र बता दीजिए। बेटी मेरी 4 साल की है और बेटा जो है वो 11 साल का है। ठीक है, और इसकी वजह से इनको बार बार तो नहीं होता ये हर वक्त? नहीं, बेटा तकरीबन 2-3 महीने बाद हो जाता है, 2 महीने में निकलते हैं और बेटी उम्र हर महीने बीमार रहती है। कोई सवाल पूछना चाहेंगे या जवाब दे देंगे? जवाब दे दें। चलिए ठीक है, आप सुनिए जवाब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। टॉन्सिल्स बहुत ही कॉमन है और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा। इसमें एक तो ये जैसे इन्होंने कहा कि हर 3-4 महीने बाद अगर होते हैं, तो उसमें एक तो हिस्ट्री खुद ये नोट कर सकते हैं कि इनके बेटे को जो इन्फेक्शन हो रहा है उसमें बार बार बुखार हो जाता है, गले में दर्द होता है, खाना निगलने में मुश्किल होती है। अगर तो ये इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स दवाई लेने के बावजूद 3-4 महीने बाद बार बार हो रहा है, तो फिर तो उस सूरत में ऑपरेट करवा लें तो बेहतर है। अगर ऐसा नहीं है, लाइक साल में 3 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, तो वो एक नॉर्मल बंदे को भी हो जाता है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है उसमें तो हम यही कहते हैं कि पेशेंट एहतियात करे, जैसे ठंडा पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा ऑयली स्टफ़ हो गया, मिर्चों वाली मसालेदार चीज़ें हो गई, उससे थोड़ा सा अवॉइड करे बच्चा, तो वो सेटल हो सकता है। और दूसरा ये कि बेसिक एंटीबायोटिक्स और साथ में दूसरी चीज़ों को भी देखना होता है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ हर चीज़ का इलाज नहीं होता, साथ में ये देखना होता है कि बच्चे को कोई नाक में कोई मसला तो नहीं चल रहा, ठीक है, बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है, खांसी वगैरह बार बार हो जाती है, एलर्जिक कफ होती है या नोज़ की एलर्जी होती है, उनकी वजह से भी टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। तो उसके लिए ये ख़ुद भी उसको असेस कर सकते हैं कि बच्चे को अगर बार बार इस तरह एलर्जी होती है तो कम से कम एंटी एलर्जी दवाइयाँ जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते रहें, तो उससे भी ऑपरेशन से बचा जा सकता है। अच्छा, वैसे ऑपरेशन की कोई साइड इफ़ेक्ट्स या आप सजेस्ट करते हैं कि नहीं ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी कराएं वरना ना कराएं, और ऑपरेशन में कितनी देर लगती है, कितना वो डेंजरस ऑपरेशन होता है और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, पोस्ट ऑप केयर क्या है एक टॉन्सिलेक्टमी की? देखिए, टॉन्सिल का सर्जरी कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सर्जरी नहीं है, ये सिर्फ 20 to 30 मिनट्स की सर्जरी है। अच्छा। और डे केयर में हो जाती है, यानी आप सुबह करवाएं शाम को घर जा सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह कि बच्चों में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे जो है वो सर्जरी जब करवाते हैं तो 3-4 दिन में ही वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप टॉन्सिलेक्टमी करवाने के बाद ये जो सारी एंटीबायोटिक्स आप दवाइयाँ ले रहे हैं इनसे आपकी जान छूट जाती है। ठीक है। दूसरा, बार बार जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, छुट्टी कर रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, खाना पीना इफेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कोई बहुत डेंजरस सर्जरी नहीं है। आइसक्रीम क्यों खिलाते हैं टॉन्सिलेक्टमी आइसक्रीम के बाद? इसलिए देते हैं कि गले में से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से खून आने का डर होता है सर्जरी के बाद, तो आइसक्रीम देते हैं। सिर्फ जो मेन इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है वो यही होती है कि ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा। और वो भी बहुत हज़ारों में से कोई एक आध बच्चे को होती है। तो इट इज एडवाइस। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैम नासिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बताइए। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था, एक तो मेरे बेटे के ना नाक से नसीर हो जाती है तकरीबन 1.5 महीने के बाद। ठीक है। पहले हमने टॉन्सिल्स वगैरह थे उसका ऑपरेशन कराया था, तो उससे पहले भी होते थे, अब भी हो जाती है नसीर। और उम्र बता दें उनकी? उम्र 9 ईयर। 9 ईयर्स उम्र है। चलें जी, थैंक यू बहुत बहुत। और दूसरा क्वेश्चन मैम एक जी
जी जी पूछिए दूसरा क्वेश्चन। जी जी दूसरा पूछिए। क्वेश्चन मेरे रिलेटेड था, मतलब आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। मेरा जो लेफ्ट कान है ना, जी इसमें थोड़ी सी ट्यून की आवाज आती रहती है। मैंने 1-2 दफा चेक भी कराया लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, आपने बच्चे को क्या दवाइयाँ कौन सी दे चुके हैं पहले? डॉक्टर साहब दवाई नहीं, उनको नॉर्मली टेम्परेचर होता था, हफ्ते में 1-2 दफा टेम्परेचर हो जाता था, तो फिर हमने इनके टॉन्सिल रिमूव करा दिए। अच्छा, नहीं नक्सीर के लिए कोई दवाई दी है? क्या दिया है? नहीं, वो नहीं, दवाई नहीं देते, बस उसी तरह ही दबाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अच्छा। मतलब थोड़ी देर बाद वो प्रोसेस उसका ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नक्सीर बड़ा ही कॉमन टॉपिक है और बच्चे जो स्पेशली सुबह के वक्त उठते हैं उनको हो जाती है, फिर बहुत सारों को स्कूल में जाके असेंबली में हो जाती है तो ये थोड़ा सा बताइए। एक तो सीजनल वाइज भी होती है, एपिस्टेक्सिस जो है नाक से जो खून आना है उसमें एक तो ख़ास तौर पे जो खुश्क मौसम हो, ज़्यादा खुश्क सर्दी हो या गर्मियों के मौसम में भी हो जाता है। एक तो इसमें कोई परेशानी वाली फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात नहीं है, कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं होती। बच्चों में अगर होती है तो ज़्यादातर यही होता है कि नाक में कोई इन्फेक्शन है या नाक की झिल्ली जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है जिसकी वजह से बार बार उससे खून आ रहा है। तो उस सूरत में एक तो जैसे इन्होंने कहा कि ये नाक को दबा लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि नाक को ठंडे पानी से साफ़ करके नाक को दबा लिया करें। लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि एक दफ़ा किसी भी एंटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि नाक में वो देखे कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं है। उसके लिए सिंपल कुछ ट्यूब्स और ड्रॉप्स देते हैं जिससे वो सेटल हो जाता है। ये जो कहते हैं कि थोड़ा सा पैराफिन ले लें या वैसलीन लेके अंदर करते हैं, वो बेहतर होता है? वो भी बेहतर होता है, उससे जो ड्राइनेस है वो कम हो जाती है, तो उससे भी ब्लीडिंग। अच्छा, और वो जो ठंडा पानी डालना है वो सर के ऊपर डालना होता है? सर ठंडा पानी सर पे भी डाल सकते हैं लेकिन ज्यादा नोज के अंदर डालना होता है। और जो पिंच करनी होती है वो नोज को आप टिप से पिंच करते हैं या टॉप से? ये थोड़ा टॉप से, जो टिप है उसी के ऊपर से जो है। इसमें लिटाना नहीं होता ना मेरा ख्याल है, ताकि खून अंदर ना चला जाए। आप बिठा के या उसको बेंड करा के पिंच करते हैं? तो बेसिकली आपने उसको आगे की तरफ बेंड कराना है और फिर आपने जो है वो पिंच करना है ताकि उसको वो नक्सीर जो है वो ना आए। और अगर किसी को फॉर एग्जांपल क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो और बहुत ही ज़्यादा नक्सीर आ रही होती है तो वो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? अगर तो उसमें ये होता है कि जब पिंचिंग कर भी ली और स्प्रेज यूज़ कर ली है नोज़ के, उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो इसका मतलब है कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर चल रहा है। उसमें सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर देखते हैं। हाँ। अगर ब्लड प्रेशर भी ठीक है और कोई इस तरह क्लॉटिंग प्रोफाइल में आ रहा है डिसफंक्शन, तो उसमें फिर हम एक तो मेडिकल कंसल्टेशन भी लेते हैं कि उस हवाले से देखा जाए। दूसरा, ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें हम नोज़ में पैकिंग करते हैं, पट्टियाँ रखते हैं नोज में। अच्छा, तो बेसिकली अगर अभी इनको हम सजेस्ट करें तो ये कोई ह्यूमिडिफायर रख लें, अभी तो ह्यूमिडिटी काफ़ी है, वैसे ड्राई मौसम में ह्यूमिडिफायर रख लें और पैराफिन या वैसलीन यूज़ करें। और इनका दूसरा सवाल था डॉक्टर साहब कि इनके कानों में मुस्तकिल आवाज़ आती रहती है, जो टिनाइटस या रिंगिंग ईयर्स, अभी वैसे तो टॉर्चर सेल में दिखाते हैं कि भाई कॉन्स्टेंटली आवाज़ आती रहे, तो इस तरह की आवाज़ का क्या करना होता है, रीजंस क्या होते हैं, क्यों होता है ये? इसको टिनाइटस कहते हैं और इसमें एक तो कुछ मेडिसिन होते हैं, जैसे बाज़ औक़ात एंजाइटी की वजह से हो रहा होता है या कान कमज़ोर हो रहा है, हियरिंग लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं, उससे सेटल हो जाता है। एक तो इनको चाहिए कि अपनी डाइट अच्छी करें, मल्टीविटामिन्स वगैरह लें या ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ताकि इनका कान अगर वीक हो रहा है तो वो बेहतर रहे। दूसरा, इसमें साउंड थेरेपी हम एडवाइस करते हैं। साउंड थेरेपी बहुत सिंपल है, जैसे कोई बंदा जो है वो मोबाइल पे कोई सूरत लगा के, कुरान पाक लगा के सुन सकता है। इसके अलावा वो ऐप्स भी होती हैं, साउंड थेरेपी की ऐप्स आप गूगल प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी आप साउंड थेरेपी सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। तो वो साउंड थेरेपी से हमने वो हेडफोन लगा के वो साउंड सुननी होती है, जिससे टिनाइटस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, और इसका कॉज कोई नहीं है? कॉज जो है वो यूजुअली पता नहीं चलता, लेकिन ज़्यादा कॉमनली इसका कॉज जैसे मैंने बताया कि एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर नींद पूरी ना होना या कान की रगें कमज़ोर होना, उसकी वजह से होता है। अच्छा, कौन से विटामिन्स या कैसी डाइट आप सजेस्ट करते हैं फॉर गुड ईयर हेल्थ? आपने एक तो ईयर हाइजीन में ये कहा कि हमें किसी और के प्लग्स वगैरह नहीं यूज़ करने चाहिए, डालना नहीं चाहिए कुछ भी बाहर से, लेकिन कौन सी विटामिन्स या डाइट ईयर के लिए अच्छे होते हैं, कान के लिए? इसमें देखें, जो जनरल विटामिन्स है, विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह, वो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बेहतर रहता है। और ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली वो फ्रूट्स जिसमें ओमेगा 3 वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे आलमंड्स हो गया, पिस्ता हो गया, इसमें जो है बेहतर होता है हियरिंग के लिए स्पेशली। चलिए, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स खाएं और नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद रऊफ बोल रहा हूँ नौशेरा कैंट से। जी बताइए। तो ये मेरे ससुर हैं, बुजुर्ग आदमी मेरे पास ही बैठे हैं। जी जी पूछिए। इनके ये गर्दन के ऊपर काफी दिनों से दर्द शदीद महसूस कर रहे हैं, इलाज वगैरह तो काफी कर रहे हैं मगर कोई आराम नहीं आ रहे फिलहाल। अच्छा, गर्दन और गले में थोड़ा फर्क होता है, इनकी हलक या गले में दर्द है, निगलने में प्रॉब्लम है या
हलक में तो अंदर नहीं है, गर्दन के ऊपर दर्द महसूस का, कुछ शदीद दर्द महसूस पीछे, गर्दन के पीछे कह रहे हैं? जी हाँ, गर्दन के पीछे। और उम्र इनकी बता दे। उम्र इनकी 72 साल है। 72 साल है। अब इनसे पूछ रहे हैं, इनको निगलने में, बोलने में, इसमें कोई मसले हैं? इसमें जरा महसूस करते हैं, बोलने में भी जरा दिक्कत महसूस करते हैं, और तकलीफ है, सोने में काफी तकलीफ है। ये दवाइयां मेरे सामने पड़ी हैं, सिमजेक्स और जेक्सा वगैरह, क्यूटिल, ओलिन, ये गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं मगर आराम नहीं आ रहा। अच्छा, आपका इनकी गर्दन का कोई एक्सरे या एमआरआई हुआ है पीछे, मोरों का, स्पाइन का? एमआरआई और एक्सरे भी किया है, बिल्कुल ओके है, कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही। अच्छा चले ठीक है, आप सुनिए, जवाब सुनिए। थैंक यू जी। जी कह रहे हैं गर्दन के अंदर तकलीफ है, अगर हम मस्कुलर को रूल आउट कर दें तो फिर क्या है? वो कह रहे हैं क्योंकि उनको बोलने में भी और निगलने में भी तकलीफ है। वो इसमें देखें, एक तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जिन्होंने डॉक्टर ने देखा है कि वो गले को अंदर से भी देखें कि कोई लैरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड्स जहाँ पर होते हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा, या गले का जो निचला हिस्सा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा, जो गर्दन में दर्द है उसमें मस्कुलर, जैसे आपने मेंशन किया, ज़्यादा कॉमनली इस एज में मस्कुलर पेन्स हो सकते हैं, या विटामिन डी डेफिशिएंसी इस एज में कॉमनली हो सकती है, तो उस हवाले से इनको देखना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मेडिसिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं दें, क्योंकि मल्टीपल हो सकता है, ये इनको पेन किलर्स दे रहे हो तो उससे उल्टा एडवर्स वो आ रहा होता है। तो एक तो फिजियोथेरेपी भी करवाएं और किसी प्रॉपर फिजिशियन को दिखा के तो उसने देखे कि मस्कुलर रिलैक्सेंट्स वगैरह उन्होंने दिए हैं या नहीं दिए। अच्छा, तो जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि या तो ये पट्ठों की कमज़ोरी या फिर मसल्स, आपके जितने भी पट्ठे हैं उनकी वजह से हो सकता है, तो आप फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, मसाज, विटामिन डी, वो सारा कुछ तो करवाएं, लेकिन उनके गले का मुआयना ज़रूर करा के देखें कि कहीं उनके गले के अंदर कोई ऐसी सोजिश या ग्रोथ तो नहीं है जिसकी वजह से उन्हें ये तकलीफ हो रही है। जब हम गले का मुआयना की बात करते हैं और सोजिश की बात करते हैं, जब पहले कॉलर ले लेते हैं फिर इस पर क्वेश्चन पे आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मुझे पता है वैसे कौन बोल रही है, फिर भी पूछ लेते हैं। फहीम इस्लामाबाद से। जी थैंक यू, हमारी रेगुलर कॉलर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पूछेंगी आज आप? आपका थैंक यू कि आप ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब लेके आते हैं जो हमें घर बैठे सब कुछ पता चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी पूछिए। जी मैंने पूछना है डॉक्टर साहब, बात ऐसी जगह पे स्वेलिंग होती है जैसे पता नहीं चलता कि दांत की स्वेलिंग है या कान की, राइट, तो उस दौरान पे कान साफ करवा लेने चाहिए या किस तरह, क्योंकि दांत में दर्द सब ना कनेक्टेड होता है। बहुत रेलेवेंट सवाल है, थैंक यू सो मच बहुत सुनने का। ये दांत और कान और हलक और सब कुछ रिलेटेड होता है, मतलब आपको दर्द हो, गले में दर्द हो तो कान में होता है, कान में हो तो दांत में होता है, तो ये कैसे डिफरेंशिएट करें और कहाँ जाए? इसमें देखें, एक तो रेफर्ड पेन इसको कहते हैं कि बाज़ औक़ात गले का या दांतों का दर्द कानों में जा रहा होता है, या कान का दर्द जो होता है वो गले में महसूस होता है। तो उसमें एक तो ENT स्पेशलिस्ट को ही आप फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाएं कि आया वो चेक करेगा, क्योंकि ENT स्पेशलिस्ट दांतों को भी जनरली थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो हम दांतों को भी चेक करेंगे, गले में देखेंगे कि गले में सोजिश तो नहीं हो रही, टॉन्सल्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। अगर वो नहीं है तो फिर हम कान को देखते हैं। बहुत कॉमनली ये होता है कि हम भी जब एग्जामिन कर रहे होते हैं तो पेशेंट में कोई चीज़ फाइंडिंग नहीं मिलती, कान भी उसका बिल्कुल ठीक होता है। उस सूरत में कभी कभी ये होता है कि जो ये जबड़े का जॉइंट है इसमें सोजिश होती है, इसके मसल्स में, फट्टों में खिंचाव आया होता है, तो वो दर्द ऐसा होता है जो दांतों में भी जा रहा होता है, कान में भी जा रहा होता है, और ख़ास तौर पे चबाते हुए और खाना निगलते हुए ये दर्द होता है। तो अगर खाना निगलते हुए आपको दर्द हो रहा है तो उस सूरत में तो आपको लाजमी जो है ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर चबाते हुए दर्द हो रहा है तो आप किसी डेंटल सर्जन को भी दिखा सकते हैं, ENT स्पेशलिस्ट को। अच्छा, ये जो कहते हैं कि हलक के अंदर कुछ फंस गया है, ठीक है, कुछ लोगों को फीलिंग होती है, ग्लोबस हिस्टेरिटिस कहते हैं कि हलक में मेरा कुछ फंस गया है, हलक में फंस गया है, तो उसका क्या हल है और उसको आप कैसे, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें आपके गले में कुछ फंस रहा होता है, और कुछ लोग कॉन्स्टेंटली हॉकिंग भी कर रहे होते हैं, उसका क्या रीज़न? इसमें एक तो बहुत कॉमन है हमारे, क्योंकि जो फीमेल्स हैं स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। आयरन डेफिशिएंसी में ये डेफिनेटली होता है कि फीलिंग होती है कि कुछ गले में फंसा हुआ है, क्योंकि उसमें डिस्फेजिया होता है और खाना निगलने में जो है औरतों को तकलीफ होती है, तो उनको ऐसा फील होता है जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है। वो एक्चुअली फंसा नहीं होता, वो उनकी जो खुराक की नाली होती है ऊपर से तंग हो रही होती है, जिसकी वजह से उनको ऐसा महसूस होता है। तो सबसे पहले तो आयरन को देखना चाहिए कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है हीमोग्लोबिन बहुत लो है। दूसरी चीज़ जो है वो साइकोलॉजिकल भी होती है, साइकोलॉजिकल भी बहुत कॉमन है। वो उसमें बेसिकली जब हम देखते हैं गले को अंदर से भी एंडोस्कोपी करके भी देखते हैं तो कुछ भी हमें फाइंडिंग्स नहीं मिलती, तो फिर हम उसको रेफ़र करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। और दूसरा जो आपने बताया कि वो थ्रोट क्लियरिंग वगैरह का इशू है,
उसमें 2-3 रीजंस जो मोस्ट कॉमनली होती है, एक तो गर्ड है जो रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, जो मतलब तेजाबियत जो आ रही है गले में। दूसरा ये कि नाक से कोई रेशा गले में गिर रहा है, कोई रेशा अगर कंटिन्यूसली गले में गिर रहा है तो बंदा उसको फ्रीक्वेंटली क्लियर करता रहता है। तो ये 2 रीजंस को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तेजाबियत तो नहीं हो रही या आपको नाक का मसला तो नहीं चल रहा। अच्छा, और इसका इलाज क्या है बेसिकली अगर किसी को हो गया ये ग्लोबस हिस्टेरिकस है उसे, और तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का तो आपने बताया वो फौलाद खाना शुरू हो जाए, लेकिन किसी का साइकोलॉजिकल है तो उसे काउंसलिंग हो जाए। अब किसी का अगर रेशा है जिसमें हम साइनसाइटिस कहते हैं कि बार बार जी उनका नाक जो है वो स्टफी हो जाती है, उनका गला खराब हो जाता है, उनको प्रेशर सा फील होता है, सर में दर्द भी होता है, स्पेशली प्लेन वगैरह में साइनस वाला, और ये साइनसाइटिस वाले तो बेचारे बार बार आते रहते हैं। तो जो साइनसिस का मसला है या ये प्रेशर का, सर में दर्द, रेशे का, इसका क्या हल है? इसका देखें, एक तो देखना पड़ता है कि आया कोई नाक की हड्डी में मसला है, टेढ़ी है नाक की हड्डी, या नाक में कोई सूजन हुई है जैसे पॉलिप्स बने हुए। अगर तो ऐसी कोई कंडीशन है तो उसमें तो सर्जरी ही डेफिनेटली इलाज। अगर ऐसा नहीं है और रिकरेंट साइनोसाइटिस हो रहा है बंदे को बार बार, तो उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप नेज़ल स्प्रेस यूज़ करें, नेज़ल हाइजीन का ख्याल रखें, लाइक नोज़ को साफ़ करें अच्छी तरह से, और सेलाइन जैसे नमक वाले पानी से जो है नाक को साफ़ किया। चलिए एक कॉलर लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी तस्लीम अख्तर बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। जी पूछिए। डॉक्टर साहब से पूछना ये था कि जैसे आप कह रहे हैं कि गले में कोई चीज पीऊं या इस तरह, या शदीद खारिश की सूरत में गले और कान दोनों में खारिश होती है, ऐसे आवाजें निकालनी पड़ती है, तो उस सूरत में फिर क्या करना चाहिए? क्या कुछ एलर्जी की वजह से है, या वही कंफर्म करना चाहते थे कि उस सूरत में हमें क्या चीज डालनी चाहिए? जैसे कि घर में है तो अब शदीद या रात में प्रॉब्लम हो जाए तो उस सूरत में हमें क्या कोई मेडिसिन, कोई क्या चीज़ है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो कह रही हैं कि उनको गले में खारिश होती है, वो तकलीफ नहीं होती, खारिश सी होती है, बहुत सारे लोगों को खराश सी रहती है, इरिटेशन, और साथ उनको कान के अंदर भी खारिश फील होती है, और ये उनको फ्रीक्वेंटली हो जाता है, तो इसका क्या है? इसमें जो है मोस्ट कॉमनली तो ये एलर्जिक पेशेंट्स में होता है कि एलर्जीज जब हों तो उसमें गले में खराश वगैरह रहती है। सेकेंडरी रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे अगेन वही तेजाबियत वाला इशू हो सकता है, उससे रिफ्लेक्स आता है और गले में इरिटेशन होती है। तो एक तो इनको एंटी एलर्जी फ्रीक्वेंटली लेनी चाहिए, और दूसरा हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए, पानी जो है वो जितना ज़्यादा पिए, हाइड्रेशन रखें तो बेहतर है, क्योंकि ये आपने जैसे बताया सब कुछ कनेक्टेड है, तो जब गले में खराश होती है तो वो कानों में भी। अच्छा, स्टीम का क्या रोल है? कहा जाता है ना कि अगर आपको रेशा है, बहुत ज़्यादा साइनसाइटिस है या इस तरह का मसला है, तो आप भांप लें और वो स्टीम के अंदर बेशक आप वो क्या कहते हैं यूकलिप्टस के पत्ते, मेंथॉल डाल लें, तो ये स्टीम कितनी बेनिफिशियल है कि नहीं? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप सिंपल पानी की भी स्टीम अगर ले लें, कुछ और ना भी डालें, तो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इससे आपके जो साइनस के पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, जो साइनस के अंदर रेशा जमा होता है वो नरम होकर जो है वो निकलता है, तो वो भी बहुत इफेक्टिव है। और खांसी के लिए स्पेशली बच्चों में, जो ज़्यादातर हमारे पास बच्चे आते हैं, तो हम मेडिसिन की बजाय उनको यही कहते हैं कि आप इसको स्टीम दें। अच्छा, आपने बात की ना कि हमें नेज़ल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? पहले देख लेते हैं कॉलर को, सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जिनेशिदा साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अपरदीर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अपरदीर से, जी बताइए। जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जब कोई टेबलेट खाता हूँ तो मेरे गले में फंसता है, बाद में मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे इधर ये गोली फंसा हुआ है, बहुत 5-6 मिनट 10 मिनट तक मुझे बहुत तकलीफ होता है। इसके लिए मुझे डॉक्टर साहब से कुछ मशवरा लेना चाहिए कि वो मैं क्या करूँ इसके साथ। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा कॉमन है, किसी को भी गोली दे दो, स्पेशली कैप्सूल दे दो, तो ये इशू बहुत ज़्यादा है कि उनको निगलने में इशू होता है। लेकिन इनका इशू चले रेलेवेंट, इनको वो कह रहे हैं मैं कोई भी गोली खाता हूँ, तो सिर्फ गोली नहीं होगी, कोई भी मोटी चीज़ खाते हुए उनको निगलने में इशू होगा। तो ये जो डिस्फेजिया या निगलने में प्रॉब्लम है, इसका क्या है? इसमें जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ लोगों की खुराक की नाली तंग होती है, उसमें हम स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं या वेब्स बने होते हैं, तो उस हवाले से एक तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। दूसरा जो कॉमनली ये कर सकते हैं वो ये कि अगर इनको बहुत ज़्यादा इस तरह इशू हो रहा है, तो जैसे हमारे मज़हब में भी है और जनरली भी लोग कहते हैं मेडिकली भी कि आप खाना चबा के ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि वो स्वॉलो करने में ईजी हो। तो इसी तरह ये गोली वगैरह पीस के भी ले सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। और बाज़ लोगों को ये होता है डेफिनेटली कि वो जब लेते हैं तो उनको यहाँ पे थोड़ी देर तक सेंसेशन रहती है कि जैसे कुछ चीज़, और एक तो मेरे ख्याल ज़्यादा सारा पानी के साथ पी लें तो भी नहीं होता, तो भी ऐसा नहीं होता बिल्कुल। और थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल भी होता है, जैसे कि कुछ और खाते हुए नहीं होगा, सिर्फ गोली खाते हुए जो है वो ये इशू हो जाएगा। तो बेसिकली आप पानी ज़्यादा सारा पी लें और उसके बाद आप
लेटे ना फौरन मत लेटे, खड़े रहें और चलते रहें और कुछ और सोचते रहें, तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। अच्छा, हम हलक की बात कर रहे थे, तो जैसे हमारी जॉब है, हम चीख चीख के बात करते हैं, टीचर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं, खूब चीख रहे होते हैं, उसके बाद गला बैठ जाता है। तो ये जो हमारा गला बैठ जाता है और हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है या होर्स हो जाती है, इसके क्या मतलब प्रिकॉशंस हैं, केयर है कि हमारा गला ना बैठे? इसके लिए एक तो वोकल्स जैसे होते हैं, जैसे सिंगर्स हो गए, टीचर्स हो गए, उन सबको हम एडवाइस ये करते हैं कि एक तो वॉइस रेस्ट का एक टाइम ज़रूर रखें साथ में, कि जो आपका इवेंट हो रहा है, जो आपने किसी मौके पे ज़्यादा स्पीच की है, सिंगिंग की है, तो उससे पहले और बाद में वॉइस रेस्ट ज़रूर करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब इवन अगर आपके वोकल नोड्यूल्स भी बन जाते हैं, जैसे छोटे छोटे वोकल कॉर्ड्स पे दाने से बन जाते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट बेसिक ये होता है कि अगर आप वॉइस रेस्ट करें तो वो ख़त्म भी हो जाते हैं। अच्छा, तो गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अगले कॉलर जी। जी, मैं इम्तियाज़ बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी इम्तियाज़ साहब, पूछिए सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी मेरा मसला ये है कि मुझे ये 10 एक दिन से ना मेरे कानों में जो सुनना है ना बहुत कम हो गया है, बिल्कुल मतलब है ग्रेजुअली बहुत कम हो गया है। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? आई एम 65। 65 इयर्स ऑफ एज। जी, और कुछ यूज कर रहे हैं अभी आप उसके? कोई ऐसा इशू नहीं है ये, मतलब अच्छा अभी कुछ अरसे से नहीं मेरे सर में कुछ दाने निकले हुए थे, तो वो फिर मैंने बाल भी कम कराए हैं, लेकिन ये है कि वो मैं बेंटोवेट भी लगा रहा हूँ और ये जो कुनैस शैम्पू से कर रहा हूँ, लेजो जो है एंटीबायोटिक खा रहा हूँ। ये तो आपका इशू है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी वो जो हियरिंग है ना बिल्कुल डाउन होती जा रही है। साथ से बात करता है। आपको डायबिटीज है, शुगर है आपको? नहीं नहीं जी नहीं शुगर भी नहीं। ठीक है, चलिए आप आंसर सुनिए। आपके जो सर के प्रॉब्लम्स है ना, जो स्किन के प्रॉब्लम्स है, उसका तो आपके कान या हियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो दाने आपको निकल रहे हैं, आपने कहा कि आप उसके लिए कोनाज एंटी फंगल यूज कर रहे हैं, वो भी ठीक है। आप उसके लिए जो है एंटीबायोटिक आप पता नहीं अप्लाई कर रहे हैं या यूज करें, वो आप एग्जामिन करा लें, वो देख लेंगे कि भाई किस वजह से आपके जो है वो सर के अंदर दाने लगे। इस वक्त इतनी गर्मी है कि उसकी वजह से वैसे ही बहुत लोगों को निकल रहे हैं, तो आप कोनाज यूज कर रहे हैं, साथ पॉलीफैक्स यूज कर लें और साथ एक एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल यूज कर लें, तो वो ठीक है। अब आते हैं कि भाई उनकी हियरिंग बहुत कम हो रही है, 65 इयर्स के वो हैं, तो क्या रीजंस हो सकते हैं इनके हियरिंग लॉस के और इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे एग्जामिन करें? इसमें एक तो सबसे पहले कॉमन है कि 40 इयर्स के बाद आपका कान वैसे ही थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाता है, तो 65 इयर्स की एज में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कान की रगें थोड़ी सी वीक हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिन करना पड़ेगा कि या कान में कोई वैक्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कॉमनली ये होता है कि वैक्स होती है कान में, वो साफ़ की जाए तो हियरिंग ठीक हो जाती है। अगर तो इनका कान बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है, वैक्स नहीं है, तो फिर इनको इसके लिए हियरिंग टेस्ट एक होता है ऑडियोमेट्री, वो करवाना चाहिए। उसमें यह है कि अगर थोड़ा सा मॉडरेट सा हियरिंग लॉस होता है, दरमियाने किस्म का हियरिंग लॉस आता है, तो वो मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मल्टीविटामिन्स दे दें या फिर ड्राई फ्रूट्स खाएं, अपनी डाइट अच्छी रखें, तो उससे बेहतर रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हियरिंग लॉस है तो फिर उसमें डेफिनेटली हियरिंग एड्स जो है। अच्छा, हियरिंग एड्स आप एडवाइस करते हैं? अभी हियरिंग एड्स में क्या क्या होता है? सिर्फ बाहर से लगाने वाले आला होता है या कोई इम्प्लांट वगैरह भी होता है? इम्प्लांट तो जो है वो डिफरेंट चीज़ है, कॉक्लियर इम्प्लांट डिफरेंट चीज़ है। जो हियरिंग एड है वो हम अडल्ट्स में एडवाइस करते होते हैं, स्पेशली इसका फ़ायदा भी होता है और स्पेशली अगर प्रोफेशनल कोई बंदा है और वो जॉब्स पे जा रहा है और मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, तो उसमें हियरिंग एड डेफिनेटली उसको यूज़ करना चाहिए, उसको बहुत फ़ायदा होता है। और हियरिंग एड हमारे क्योंकि कम्युनिटी में ये समझा जाता है जैसे डिसेबल हो गया, तो इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए। आजकल वैसे भी अच्छे किस्म की हियरिंग एड्स आते हैं, लोगों ने ब्लूटूथ लगाए होते हैं, तो आप ये समझे मैंने कान में ब्लूटूथ लगाया हुआ है, तो हियरिंग एड लगाने से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर डेफनेस आ जाती है, जैसे सिफिलिस अगर हो फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को, या कुछ इस तरह के कॉजेज हैं या कुछ कंजेनिटल कॉजेज हैं, एल्पोर्ट्स वगैरह मेरा ख्याल है, तो इसमें थोड़ा सा आप बताएंगे कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है या पहले बच्चा पैदा होने से पहले कैसे पेरेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं, पैदा होने के बाद कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे ये कॉक्लियर इम्प्लांट्स, और वो कौन सी डिजीजेज हैं जिनकी वजह से उनको डेफनेस हो सकती है? एक तो देखिए सबसे जो हमारा कॉमन है जो पाकिस्तान में अलमिया है, वो कज़न मैरिजेस हैं, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि कज़न मैरिज की वजह से ये हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है। और दूसरा जो है वो जैसे आपने बताया सिफिलिस हो गई, कंजेनिटल डिजीज़ हो गई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर सकें कि हियरिंग लॉस है, लेकिन ये कि जस्ट आफ्टर द प्रेगनेंसी जो है एक टेस्ट होता है वो करवाया जा सकता है।
और 1-2 टेस्ट और भी होते हैं जो 6 मंथ्स की एज में किए जा सकते हैं। ठीक है, हियरिंग टेस्ट होते हैं वो बच्चे के। और वैसे तो आप खुद भी डिटेक्ट कर सकते हैं झुनझुने वगैरह खुद से? भी पेरेंट्स जो है वो जाहिर बात है 3 महीने तक बच्चा थोड़ा रिस्पॉन्स करता है, तो आप उसके साथ जो साउंड्स हो रही हैं, साइड्स पे कोई साउंड्स आती है किसी चीज़ गिरने की या टॉयस की, तो वो बच्चा अगर सर घुमा रहा है, उसकी तरफ देख रहा है या रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसका मतलब है उसको हियरिंग ठीक है। अगर वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा तो आपको चाहिए कि आप 6 मंथ्स तक अपने बच्चे को चेकअप उसका करवा लें, ताकि टाइमली डिटेक्ट हो जाए उसको हियरिंग लॉस है, और हियरिंग लॉस को फिर टाइमली जो है मैनेज किया जा सकता है। और कॉक्लियर इम्प्लांट एक सोल्यूशन है उसका? कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो डेफिनेटली सोल्यूशन है, और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सेटअप्स में ये फ्री हो रहा है। हालांकि इसकी कॉस्ट जो है वो 20 लाख अबव है। ठीक है। तो ये फ्री हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, तो ये अगर टाइमली पेरेंट्स इसको डिटेक्ट करवाएं तो टाइमली सर्जरी हो जाए तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, चलें जी, कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने आपको बताया, कौसर बतूल बोल रही हूँ मैं इधर से फोर्ट मोहम्मद से। अब बताएं क्या बताया उन्होंने? अच्छा, हमने सारी कहानी। आपका सवाल कौन सा था? वही एलर्जी का सवाल था, वो जो खारिश होती है? एलर्जी का सवाल नहीं था, मेरे बच्चे के नाक में ना है वो गदूद सी, उसका इलाज पूछा। अच्छा, नहीं पूछा उन्होंने? 3 साल उम्र है उसकी। अच्छा, कितनी साल उम्र है? 3 साल उम्र है उसकी। तो रात को बड़ा तंग होकर सोता है, उसका सांस भी नहीं लेता, नोज में से पीप भी आती है। खराटे लेता है? नोज में से पीप? खराटे लेता है? अच्छा, खराटे लेता है वो? हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है। और कितने साल उम्र बताइए आपने? 3 साल। 3 साल? 3 साल? 30 इयर्स का बच्चा है उनका। थैंक यू जी। बाकी आप हम अपने माँ बाप के लिए जितने भी बड़े हो जाए बच्चे ही रहते हैं, नो डाउट। 30 इयर्स के हैं वो, और उनको स्नोरिंग होती है, रात को खराटे लेना, सांस नहीं सही ले पाना, और उसकी वजह से ऑब्वियसली नींद भी डिस्टर्ब रहना, और फिर वो कह रही है नाक से उनके आता भी है डिस्चार्ज आता है, पानी या पीप सी रेशा भी आता है, तो बड़ा कॉमन है ये प्रॉब्लम। अच्छा सवाल है, आप बताइए। इसमें एक तो जो कॉमन इस एज में है, क्योंकि यंग एज है, इसमें कॉमनली डीएनएस होता है, नाक की हड्डी टेढ़ी होना। दूसरा उन्होंने खुद बताया कि नाक में गदूदें हैं, तो गदूद के लिए एक तो ये कि स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो अच्छे स्टीरॉइड्स जिनको हम न्यूअर स्टीरॉइड्स कहते हैं वो मिल जाते हैं, वो किसी भी आप अच्छे एंटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपको एडवाइस करेगा, उससे वो गदूदें श्रिंक हो जाती हैं। तो ये एक नॉन सर्जिकल इलाज है जिसमें आपको सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, और वो श्रिंक होंगी तो इसके खराटे भी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा। और इसके अलावा खराटे और भी वजूहात से हो सकते हैं, जैसे टॉन्सल्स का बड़ा होना, या टंग बहुत मोटी हो, जुबान बहुत मोटी है, अच्छा। उसकी वजह से होना, या वैसे मोटापा हो तो उसकी वजह से भी खराटे होते हैं, तो उन चीज़ों को भी देख लें। लेकिन नाक का अगर इशू है तो उसमें डेफिनेटली ये जो सीपैप मशीन होती है जो कि एडवाइस की जाती है बहुत लोगों को जिनको खराटे हैं, जो डीएनएस का ऑपरेशन नहीं करा रहे या मतलब, वो कितनी एडवाइजेबल होती है? सीपैप सिर्फ ये एक पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करती है, और उससे मतलब आपकी डिजीज़ ख़त्म नहीं होती, डिजीज़ वैसी ही रहती है, सिर्फ वो एक असिस्ट करेगी कि आपकी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि जिस बंदे को खराटे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्लीप एपनिया हो रहा है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही होती और उसकी डेली लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। तो बेसिकली रेशे के लिए आपने कहा है कि उन्होंने देखना है कि अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, उसका ऑपरेशन करा दे और बाकी दूसरा एंटीबायोटिक वगैरह लेके। ठीक है जी, कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अदनान बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद। जी पूछिए अदनान सर। मेरा सवाल ये है कि जब भी ना गाड़ियों में सफर करते हैं ना, तो कानों की वजह से वॉमिटिंग और दिल का मसला खराब होने का मसला बड़ा होता है। बिल्कुल, बहुत दफा तौबा करते हैं, लेकिन आवारागर्द तबीयत है तो मुस्तंसर से तारक साहब के हम फॉलोअर हैं। अच्छा, इसलिए आप कहते हैं सफरनामा में जारी। हर दफा तौबा टाइप करते हैं लेकिन फिर रहा नहीं जाता। बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 32। थैंक यू सो मच। बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। वर्टाइगो, डिजीनेस, ये मतली आना, उल्टी आना, चक्कर आना, बहुत कॉमन कॉज, और इसका ईयर से जो ताल्लुक है और ट्रैवलिंग से। और आजकल वैसे भी ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा है और सीज़न भी है, लोग जो है वो हिली एरियाज़ वगैरह में जाते हैं, तो इसमें ये होता है कि प्रेशर चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि आप जब हिली एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। हाँ। या बाय एयर भी जब ट्रैवल करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, जिससे कान पे दबाव पड़ता है। तो इसमें बहुत सिंपल जो सोल्यूशन है वो ये कि आप जो है च्युइंगम या बबल या कोई भी टॉफ़ी कैंडी जो है वो मुंह में रखें और उसको च्यू करते रहें। अच्छा। उससे आपके जो कानों पे प्रेशर है वो मेंटेन होता रहता है, स्टेबल रहता है। इसके अलावा जो और चीज़ें आप कर सकते हैं, आप हाइड्रेशन अच्छी रखें, पानी ज़्यादा पिएँ, सफर करने से पहले कोशिश करें खाना ज्यादा हम तो बहुत ज्यादा खा के चढ़ते हैं और रास्ते में भी खाते रहते हैं। और इसके अलावा पानी जैसे हो गया ना, फ्लूइड्स इनटेक ज्यादा रखें।
अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है और उसको वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए फिर कुछ मेडिसिन होती हैं, ग्रेविनेट वगैरह रख सकते हैं, ग्रेविनेट रख सकते हैं, या इसके लेकिन ग्रेविनेट खा ले और मतली हो रही है, ग्रेविनेट खा ले उससे सो जाए और फिर तो फिर और मसला हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और मेडिसिन होती हैं, जैसे स्कोपोलामीन होती है या स्टूजिरॉन होती है। बहुत सर्क होती है, सर्क की गोली है, क्या होता है? सर्क जो है वो वर्टाइगो के लिए होती है, लेकिन वो बहुत एक स्पेसिफिक वर्टाइगो के लिए होती है। ये जिस तरह का वर्टाइगो होता है इसमें स्टेमेटिल जो बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है वो आप ले सकते हैं, और वो उन लोगों के लिए जिनको बहुत मसला हो रहा है। और बाज़ लोगों को नोज़ का अगेन प्रॉब्लम होता है। हाँ। अगर नोज़ का आपको प्रॉब्लम है तो आप नोज़ का कोई स्प्रे वगैरह कर लिया करें सफ़र से पहले, तो उससे भी बड़ा अच्छा रिजल्ट जब आप होता नोज़ का स्प्रे कहते हैं तो थोड़ा सा मेंशन करेंगे ये कौन से स्प्रेज है जिनकी आप बात करें? डीकंजेस्टेंट नेज़ल स्प्रे होते हैं, जैसे ज़ाइनोसिन बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है, लेकिन ये ज़ाइनोसिन बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ करें। हाँ, लेकिन उस सूरत में जब आप ट्रैवल करने लगे, जैसे बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप यूज़ कर लें। जी, अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं वसीम बात कर रहा हूँ, मैं टेक्सला से। जी पूछिए सवाल। मुझे 20-22 दिन से गले में चुभन है और हल्का हल्का दर्द है। ठीक है। मैं डॉक्टर के पास गया, उसने लिखी क्लैरिसिड। ठीक है। और 7 फैक्सिक, वो यानी पूरी 10 की 10 गोलियां जो मैंने खाई हैं, लेकिन मुझे कोई अफाका नहीं पड़ा। अब होता ये है कि मैं जब दिन को तो थोड़ा बहुत ठीक होता है, जब मैं रात को लेटता हूँ पंखे की हवा पड़ती है तो सुबह फिर मेरा ये नहीं गला वो उसी पुरानी पोजीशन पे होता है। ठीक है। और कोई छाती में कोई कंगस्शन नहीं, रेशा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके जी, अपनी उम्र बताइए आपने? 32? उम्र है 45। 45, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बड़ा ही अच्छी हिस्ट्री दी है उन्होंने, परफेक्ट हिस्ट्री कैंडिडेट। तो स्क्रैची थ्रोट है, इची थ्रोट है, गला खराब है, एंटीबायोटिक भी ले लिया, एंटीहिस्टामिन भी ले रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और सर्दी से कोल्ड से ये मजीद ज़्यादा एग्रवेट हो जाता है। इसमें एक तो ये कि अगेन जो है अपना हाइड्रेशन अच्छी रखें, और दूसरा गार्गल्स वगैरह करें। ठीक है, माउथ वॉशेस, कोई भी माउथ वॉश ले लें, उससे गार्गल्स करें। ये जो चुभन इनको हो रही है बेसिकली टॉन्सल्स की ही वजह से हो रही है, और कोई अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले लें, जैसे ब्रोफिन हो गई या आर्टिफिन वगैरह, इस तरह की कोई टैबलेट ले लें, ताकि ये जो इरिटेशन इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म हो। इनकी पूरी तरह से इन्फ्लेमेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ हुआ। ब्रूफिन तो ये ले लेंगे, ये वो गरारे भी कर लेंगे। हाँ। नीम गर्म पानी में नमक मिला लें, या डिस्प्रिन हाँ, के आप गरारे भी कर लेते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो ये काफ़ी सारे लोगों को जब ये थ्रोट का मसला होता है और ये एंटीबायोटिक का कोर्स भी पूरा कर लेते हैं, चले फिर भी इनको ये रहता है, तो आप इनको क्या एडवाइस करते हैं ईटिंग हैबिट्स के अंदर, या फिर ये क्लियर फ्लूइड जो कावा वगैरह होता है, गर्म फ्लूइड्स, इसके बारे में आप क्या कहेंगे इनको? इसमें तो ज़ाहिर बात है हॉट ड्रिंक्स जो है वो एडवाइजेबल है, और ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए, और ऑयली स्टफ़ जैसे है या मिर्चों वाली चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, ये अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, जो रात के टाइम अगर इनको स्पेशली लेटते हुए हो रहा है तो उसमें अगेन गर्ड का भी रोल होता है कि उन्होंने अपनी तेजाबियत चेक करानी है। तो खाना जो है वो कम से कम लेटने से पहले 1-1.5 घंटा पहले या 2 घंटे पहले खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये जो हम कहते हैं कि हम खा लें शहद, जो है शहद हो गया, या दूध हल्दी हो गया, या सिनेमन, ये जो दारचीनी और अदरक का इस्तेमाल है, या नींबू का, ये कितना अच्छा है? ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छा। नींबू का इतना एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन जो बाकी आपने चीज़ें बताई हैं वो सारी बहुत एडवाइजेबल है। हनी का तो बहुत एक्टिव रोल है। तो हनी को आप वो जो कहते हैं ना, थोड़ा सा पेपर डालें उसके ऊपर, हनी को चूस ले, लोजेंजेस की जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर की जानिब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मेरा सैयद जाम इस्लामाबाद से। जी, बताइए। हाँ जी, मेरे ना थायराइड का प्रॉब्लम है, मतलब काफी ईयर से प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा हरास होती है, सांस भी नहीं ले सकती, कुछ खाती हूँ ऑयली चीज खा लूँ तो उससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। किस चीज का प्रॉब्लम है, आपने शुरू में बोला? थायराइड का प्रॉब्लम है। थायराइड, गोइटर का होगा मेरा ख्याल है। इधर से सोजिश हुई भी है, गले में सोजिश, गले में सोजिश है, या सोजिश भी है। अच्छा, उम्र कितनी आपकी? म्यूकस प्रॉब्लम भी रहता है ना, थोड़ा थोड़ा म्यूकस, मल्टीपल इश्यूज। ओके, और उम्र कितनी है आपकी? मेरी अभी 22 है। 22 एज है इनकी। ठीक है, आपका ये थायराइड प्रॉब्लम डिटेक्टेड है? डॉक्टर ने आपको बताया था कि भाई आपको थायराइड की कमी की वजह से गोइटर है? या 2 इयर्स पहले बताया था। और आपने इसके लिए कुछ नहीं किया अभी तक? आप गोलियां, दवाइयां, सर्जरी, कुछ भी नहीं हुआ? हाँ, लेती रही हूँ, काफी चीजें लेती रही हूँ, शायद इनका आराम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। नहीं। अल्ट्रासाउंड करवाया? अच्छा, अल्ट्रासाउंड हुआ है आपका इधर की? नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, आप सवाल का जवाब सुनिए। जी, तो ये कह रही हैं ये जो स्वेलिंग है गोइटर, जो बहुत हमारे यहाँ आयोडीन की कमी और थायराइड की वजह से हो जाता है, इसका थोड़ा सा बताइए। इसमें इन्होंने 2 इश्यूज बताए हैं। एक तो जो थायराइड का बताया, थायराइड का तो यही है कि एक तो अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। समटाइम्स थायराइड अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो जैसे इन्होंने बताया खाना निगलने में, सांस में भी मसला होता है,
और अगर इतना ज़्यादा मसला हो रहा है तो आप उसकी सर्जरी करवा लें, कोई इसमें हर्ज नहीं। सर्जरी इसकी बहुत कामयाब सर्जरी होती है और बहुत इफ़ेक्टिव सर्जरी होती है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं और बंदे का ये सांस का मसला, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और म्यूकस का तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पानी ज़्यादा पिए और देख लें कि नोज़ में कोई इशू अगर चल रहा है, साइनस का इशू है, तो वो रेशा गले में गिरता है, उस वजह से इशू। ये जो पॉलिप्स होते हैं जो नोज़ के अंदर ग्रोथ सी हो जाती हैं, इसके भी जो तरीके हैं ऑपरेशन के, हर लोग एक्चुअली ऑपरेशन के नाम से बहुत डरते हैं कि भाई थायराइड का ऑपरेशन, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन, इसका एडिनॉइड्स, तो थोड़ा सा लोगों को ये भी बता दीजिए कि ये टॉन्सिल हो गया, एडिनॉइड हो गया, पॉलिप हो गया, ये कोई भी चीज़ हो गई, इसका ऑपरेशन से ना घबरा के वो किस तरह से करवा सकते हैं? सर्जरी की थोड़ी सी आप एडवाइस कर दें। सर्जरी में देखें, जो ये हमारी जो ENT में सर्जरीज हैं वो डे केयर सर्जरीज होती हैं, मतलब आप सुबह सर्जरी करवाएं और शाम तक घर भेज देते हैं। और दूसरा ये कि रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, ठीक है। अब जैसे टॉन्सल्स हैं, आपने सर्जरी करवा ली, आपका एक तो खर्चा ख़त्म हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स जो बार बार दे रहे हैं वो भी तो एक एक्सपेंस है। दूसरा पॉलिप्स जो है, पॉलिप्स में सर्जरी ज़रूरी नहीं है, पॉलिप्स का मेडिकली भी इलाज होता है। जैसे पहले मेंशन किया कि आप नेज़ल स्टीरॉइड्स यूज़ करें, अगर उससे वो श्रिंक नहीं हो रहे और आपको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, सर में दर्द हर वक्त रहता है, स्मेल का मसला हो रहा है, एनोस्मिया हुआ है, तो उस सूरत में आप सर्जरी करवा लें तो उसके भी रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। थायराइड का जैसे मैंने आपको बताया, थायराइड में तो पहले हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि दवाइयों से इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर दवाइयों से इलाज नहीं हो सकता और थायराइड गिल्लट बहुत बड़ा हुआ है तो उसका टाइम पे इलाज हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि समटाइम्स लोग उसको 15-20 साल तक रखते हैं। हाँ। तो वो उस वजह से बहुत ज़्यादा सर्जरी डिफिकल्ट हो जाती है। हाँ। और पेशेंट के लिए भी मुश्किल हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कैंसर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन सारी जगहों पे कैंसर के भी अलामात हो सकते हैं, तो कैंसर्स की इन जगहों पे कौन सी अलामात हैं स्पेसिफिकली? जो सबसे कॉमन है, एक तो ओरल कैंसर है, जैसे जुबान का कैंसर हो गया या बक्कल म्यूकोजा का कैंसर हो गया। इसके अलावा जो कॉमन है हमारे यहाँ, क्योंकि स्मोकिंग वगैरह की वजह से लेरेंजल कैंसर जो है कॉमन है। अच्छा। तो उसमें अगर आपको कोई छाला बन गया, जैसे अल्सर्स हम जिसको कहते हैं जुबान पे, तो उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करवाएं, स्पेशली अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गए तो उस सूरत में उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करवाना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपका आवाज़ ख़राब हो रही है और साथ में गले या खांसी के साथ खून आ रहा है या सांस ख़राब हो रहा है तो उस सूरत इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें। अगर उसको 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, उसको लाइटली ना लें। अगर आप उसको टाइम पे ट्रीट करवा लेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो कैंसर कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। हमने खुद मतलब ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो टाइमली इलाज करवाते हैं या रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी करवाते हैं और बिल्कुल सेट हो जाते हैं। लोग वेट करते हैं, लोग जो है ना 2-3 महीने उसको देखते हैं कि कहीं ये छाला खुद ठीक हो जाएगा, तो वो अल्टीमेटली स्प्रेड कर जाता है फिर। तो बेसिकली आपने टाइम पे जो है एक्शन लेना है। कोई भी छाला हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके मुंह के अंदर हो और ठीक ना हो रही हो, तो उसको बिल्कुल भी डिले ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। आइंदा भी आपने अच्छी चीज़ें खानी है, बोलनी है, सुननी है और सूंघनी है। जितना अच्छा इंटेक करेंगे उतना ही अच्छा आउटपुट भी होगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर जुनैद एंड थैंक यू आप सबका। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।